जब बच्चे क्लास 10 से 11th में आते हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है, एक बहुत बड़ा चेंज आता है। हमने आर्ट्स तो ले लिए, लेकिन आज भी हमें जो है पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी 10th में 95, 96, 97% थी एंड दे ऑप्ट ह्यूमैनिटीज और वो आज करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो पुराने जमाने की सोच थी ये- कि आर्ट्स वो बच्चा लेता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है बच्चों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ना छोड़ दो यार, पढ़ने से अच्छा लिखना शुरू करो। लिखना बिल्कुल सारे बच्चे, चाहे वो साइंस कॉमर्स, सारे बच्चे जो फेस करते हैं ना वो है डिस्ट्रैक्शन। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक आर्ट्स के बच्चों को, एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो शुरू करने से पहले मैं आपकी मुलाकात करा देती हूँ। एक बहुत ही काबिलियत हमारे साथ एक फैकल्टी है, एक PW की ही फैकल्टी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सो हमारे साथ है बहुत ही प्यारे सर, वो है हमारे अमित पांडे सर। Thank you so much ma'am for inviting me and I am really very excited about this session. So hello everyone, क्या हाल चाल? This is Amit Pandey. I am your geography and history educator. So जैसे कि मैम ने बोला कि जब बच्चे क्लास 10 से 11th में आते हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है, एक बहुत बड़ा चेंज आता है उनकी पर्सनल लाइफ में भी, उनकी जो स्कूल लाइफ होती है वो भी, क्योंकि होता क्या है कि स्ट्रीम्स अलग अलग डिवाइड हो जाती है, फ्रेंड्स भी इधर उधर हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उस पर आज हम और मैम मतलब हम दोनों मिलके डिस्कशन करेंगे इन सारी चीज़ों पे। सो मैम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर मेरे पास है ना लिस्ट भर रखी है जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर सबसे ज़रूरी और सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैम हमने आर्ट्स तो ले लिए, लेकिन आज भी हमें जो है पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है, सोसाइटी प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है सर। जैसे कि पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि तूने आर्ट्स क्यों लिया, साइंस क्यों नहीं लेता, या तो कॉमर्स क्यों नहीं लेता, वहाँ पे तो अपना ज़्यादा अच्छा करियर बना सकता है। तो बच्चा आर्ट्स लेते उसको खुद को कई बार इन्फेरिटी फील होती है कि क्या मैं अपना करियर इसमें नहीं बना सकता, क्या आर्ट्स में क्या कोई स्कोप नहीं है सर। सो बच्चों का क्वेश्चन ये है कि क्या आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है सर। मैम अगर मैं आज के ज़माने की बात करूँ, हम लाइक वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और आज के टाइम की हम बात करें, 2024 की हम बात करें, तो मैम ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन वो 12th पास आउट हैं, वो कोई डिग्री भी नहीं है उनके पास में। अगर मैं बात करूँ अपने स्ट्रीम के बारे में, आर्ट्स के बारे में बात करूँ मैम, तो होता क्या है ना मैम, कोई भी चीज़ शुरू होती है ना तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, बहुत लंबा कारण होता है। एक होता है ना कि कोई चीज़ चली आ रही है, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब होता क्या है, हमारी जो सोसाइटी है उसने आर्ट्स के बारे में ऐसा बना रखा है कि यार आर्ट्स थोड़े जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके 10th में थोड़े कम मार्क्स आते हैं, वो आर्ट्स ऑप्ट करते हैं। ये ऐसा है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन मैम आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी 10th में 95, 96, 97% थी एंड दे ऑप्ट ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम, और वो आज करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई टीचर है, कोई SSC निकाल लिया, किसी ने UPSC निकाल लिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आज के टाइम में सोचता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि यार आर्ट्स मेरे को भी लेना चाहिए था। और आज के टाइम पर मैं अपनी बात करूं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने साइंस ऑप्ट की थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर वो बोलते हैं कि यार हमने कर ली थी उस टाइम पे क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था। लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि यार आज अगर मेरे भी बच्चे होंगे ना तो मैं भी उन्हें बोलूंगा कि भाई तू आर्ट्स ऑप्ट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करियर की हम बात करें ना मैम, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं आर्ट्स में। जैसे मैं बात करूँ 12th की बात, आप अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप किसी अच्छे CUET वगैरह एग्जाम देके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप जो बच्चों का सपना होता है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, UPSC का सपना होता है, और इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं मैम। ठीक है ना, मतलब जो ये BTech वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ये इवन जो ये डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये भी सब कुछ करने के बाद UPSC ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे, और एक तो होता क्या है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके पास एक एज होता है कि हाँ हमारे पास आर्ट्स तो सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, बेसिक सारे क्लियर होते हैं, तो सब कुछ होता है उनके पास, बहुत सारा एक्सपोजर होता है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ना, आप अगर कोई बच्चा ये बोले कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, तो मेरे को लगता है कि मतलब वो बच्चे ने या तो मेहनत नहीं की, या फिर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि हर एक स्ट्रीम में एक्सपोजर होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, स्पेशली अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ। बिल्कुल सर, और ये बोलना बहुत ही ज्यादा गलत है सर। वो पुराने जमाने की सोच थी कि आर्ट्स वो बच्चा लेता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है बच्चों। आर्ट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं यार आपके पास, बहुत सारे। आप UPSC में जा सकते हो, SSC में जा सकते हो, या फिर आप मास एंड कम्युनिकेशन, आप लॉयर बन सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत ज्यादा आप उखाड़ सकते हो आर्ट्स। और आज के टाइम पर तो मैं यही बोलूंगा कि आज हम 2024 में हैं, बिल्कुल आज जो भी आप करना चाहते हो, मतलब जो साइंस वाला बच्चा कर सकता है, जो साइंस वाला स्टूडेंट कर सकता है, वो आप कर सकते हो, है ना। स्ट्रीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है यार
कि तुम फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। आप बस अपना बेस्ट दो। हाँ, आपको अपना बेस्ट देना है, जो इसको मर्जी हर चीज ऑप्शन में। चूज करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि साइंस ज्यादा अच्छा है या आर्ट ज्यादा अच्छा है या कॉमर्स ज्यादा अच्छा है। तीनों ही करियर ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी करियर को बेटा चूज करते हो, वेदर इट्स साइंस, वेदर इट्स कॉमर्स और वेदर इट्स ह्यूमैनिटीज, आप उसमें अपना बेस्ट दो। और ये भी मैम एक स्टीरियोटाइप है कि साइंस में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। कहाँ होता है एक्सपोजर, आप बताओ। हाँ, ये बात है कि जो सक्सेस होने का रेट है थोड़ा सा साइंस वाले में ज्यादा होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब आर्ट्स के स्टूडेंट ही कम है, तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा कम सुनने में मिलता है कि हाँ यार वहाँ पे ये ऐसा भी होता है कुछ। लेकिन अगर मैं बताऊं आज के टाइम पर जो भी आज आप देखते हो ना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या टाइकून्स वगैरह हैं या फिर जो भी आज यूट्यूबर वगैरह हैं, तो वो सारे ड्रॉप आउट्स हैं मैम। किसी ने 12वीं पास की है, किसी ने 10वीं पास की है, और हाँ ठीक है, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर होके भी वो ऐसा काम करता है जो रिलेटेबल नहीं है, उसकी फील्ड से रिलेटेबल नहीं है। और 90% जो लोग हैं, मतलब मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जो 90 to 95% जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वही ऑप्ट करते हैं जो उनकी स्ट्रीम होती नहीं है, मतलब वो कुछ उससे अलग ही करते हैं। अब जैसे मैं बताऊं तो मैं बीकॉम पास हूँ, मतलब बीकॉम मैंने किया था और मैं कॉमर्स से हूँ। अब जैसे मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, वो चीज मेरे को बाद में पता लगी। तो मैं ये चाहता हूँ वो गलती आप ना करो कि आपको बहुत बाद में पता लगे कि यार मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। बिल्कुल सर। सो ये सोचना बहुत गलत है कि आर्ट्स लेके हम कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन इन आर्ट्स। ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों को जनरली सर प्रॉब्लम करता है कि 10th में जो सिलेबस है वो इतना वास्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू 11th। 11th में एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है हमारे सिलेबस में, है ना। अगर मैं बात करूँ 10th में एक एसएसटी की किताब ले लेते हैं, उसमें सारे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे हैं। 11th में भी वही चीजें, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब बहुत पतली पतली बुक्स होती है ना आपकी, इतना ज्यादा सिलेबस उसमें नहीं होता, वो इतना ज्यादा वास्ट नहीं होता। लेकिन 11th में आते हैं तो बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाता है ना। बहुत मोटी मोटी किताबें हो जाती है, इकोनॉमिक्स की आपकी 2-2 किताबें मिल जाती है, हिस्ट्री की मोटी किताबें, तो अलग अलग एक सब्जेक्ट बन जाता है, तो सिलेबस एकदम से बहुत बढ़ जाता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। सो बच्चे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं सर सिलेबस का, कि बहुत सारा सिलेबस है, हमसे कैसे होगा। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे मैम 10th में जो एसएस पढ़ी थी और 11th में जो हम एसएसटी पढ़ रहे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, उसमें तो बहुत कम था, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गई है। तो वो बच्चे अपने आप को कैसे उससे निकाले, उस प्रेशर से अपने आप को कैसे बाहर निकाले, जो बच्चे डिप्रेशन फील करते हैं उससे अपने आप को कैसे बाहर निकाले, सर ये मैं पूछना चाहूंगी और हमारे बच्चे पूछना चाहेंगे। सो मैम होता क्या है कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है, एक बहुत बड़ा चेंज तो ऑलरेडी आ ही जाता है उसकी लाइफ में। और 99% जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये जो कंसर्न है 99% बच्चों का होता है कि यार ये हुआ क्या 11th में, मतलब आके सर ये तो 10th तक बिल्कुल नॉर्मल था और 11th में आके एकदम से क्या हो गया, इतना ज्यादा सिलेबस हो गया, चीजें टफ लगने लगी। तो मैम इसमें मैं बोलूंगा पूरा इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या था। अब सुनो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे बच्चे का माइंडसेट एक ही था कि 6 से 7th में आया, सब्जेक्ट्स वही थे, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपके बढ़ गए, बाकी सब्जेक्ट सारे सेम थे। 9 तक 10 तक ये क्या करते थे, एग्जाम से 2 महीने पहले भी अगर पढ़ रहे हैं तो ये अच्छे मार्क्स ले आते हैं, नॉर्मल था। और ये इनका वही माइंडसेट बन गया, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 4-5 साल से वही माइंडसेट बना हुआ है। अब जब ये 11th में आए ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार सिलेबस इतना ज्यादा है। एक्चुअली में सिलेबस ज्यादा नहीं होता। जो सीबीएसई या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जितना बच्चे का कैलिबर होता है, जितना बच्चे की कैपेसिटी होती है एज के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। और मैं तो ये बोलूंगा मैम, कोविड के बाद से सिलेबस कम ही हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं है। बिल्कुल है ना। तो जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है, जो भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है, वो बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है बच्चे का माइंडसेट चेंज नहीं होता। अब बच्चे क्या होते हैं 11th में भी 2 महीने पहले, 12th में भी 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे, तो कहाँ से क्लियर होगा। अब यहाँ पे इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो भी टॉपर्स हैं आप उनसे जाके पूछ लें, जो भी स्टार्टिंग से पढ़ाई करता है ना, जो भी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है, क्लास 12 की चाहे क्लास 11 की, तो वो स्टार्टिंग से अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। आप डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ते, आप हार्ड वर्क नहीं करते। फिर जब एग्जाम के 2 महीने पहले आपका वही माइंडसेट है कि 10th में भी तो 2 महीने पहले पढ़े थे, 10th में तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन यहाँ पे गेम कंप्लीटली चेंज है। यहाँ पे सच में चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बिल्कुल है एज कम्पेयर टू 9, 10 है, काफी डिफिकल्ट चीजें हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई को टैकल कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, मतलब अगर मान लो डेली 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, घर में पढ़ना है आपको 4-5 घंटे। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि सिलेबस वास्ट है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो मेरी थिंकिंग है वो यही है। सर बिल्कुल सही, स्टार्टिंग से पढ़ो, कंसिस्टेंसी, जैसे सर कह रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं आज पढ़ लिया फिर 2 दिन बुक ही नहीं उठाई, ऐसे नहीं करना। डेली पढ़ना है, चाहे कुछ मर्जी हो, शादी हो, घर में कुछ नहीं, थोड़ा टाइम निकालो यार, सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। डेडिकेट रहो उस पर, मेहनत करो यार, मेहनत करने पड़ेंगे, मेहनत के दिन है बच्चों।
आज मेहनत करोगे तो लाइफ में कुछ करियर बना लोगे, है ना। आज की मेहनत है जो आप अपने फ्यूचर को सेटल्ड कर पाओगे। सो मेहनत करो, अपने आप को फोकस करो, स्टार्टिंग से जरूर पढ़ो यार। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं सर 2 महीने में। एक चीज ये भी होती है कि जैसे आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, मैं सिर्फ आर्ट्स की बात नहीं कर रहा, चाहे साइंस हो, चाहे बायो हो, कुछ भी हो, मैथ्स हो, जो भी चीज आप 11th-12th में पढ़ते हो और जो भी आपने 9th-10th में पढ़ी है, जो बाद में आप कोई भी अच्छे एग्जाम दे रहे हो, जैसे IIT, JEE वगैरह, या फिर आप CUET का एग्जाम देते हो, तो कोई भी चीज अलग नहीं होती मैम। अब 11th-12th में आप जो पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि 12th के बाद आप कॉलेज में जाओगे कुछ नया पढ़ने वाले हो, कुछ नया नहीं आएगा, सेम ही होता है सर। आगे वही चीजें रहती है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में होता है, डिटेल हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अभी आप जैसे UPSC की प्रिपरेशन करोगे तो वो बोलते हैं, जैसे जो साइंस वाले बंदे होते हैं उन्हें पता नहीं होता इतना, तो वो 6 to 12 तक की NCERT पढ़ते हैं, है ना, और वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और आपको इंटरेस्ट भी है, तभी आपने आर्ट्स लिया है, तो वो आपके पास एक एज होता है। तो अभी से आप अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। अभी 11th-12th के बाद लाइफ खत्म थोड़ा हो जाएगी, उसके बाद तो असली लाइफ शुरू होती है। कॉलेज में नए नए चैलेंजेस आते हैं, आपको लाइफ में करना क्या है, करियर में करना क्या है आपको, ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती है आपको। तो अभी 11th-12th में थोड़ी मेहनत कर लोगे ना, आप स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहोगे, तो 12th के बाद भी आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सो मेहनत तो देखो आज से करनी पड़ेगी। 11th क्लास एक बेस है आपका 12th के लिए, है ना। सो अभी से मेहनत करो ताकि अपने फ्यूचर को आगे कहीं ना कहीं सेटल्ड कर पाओ, अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन कर पाओ। सो वही अपनी मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और शुरुआत से पढ़ो। ये नहीं कि आखिरी में पढ़ लेंगे यार, अरे पढ़ लेंगे यार, अरे हो जाएगा यार, ये मत करिएगा प्लीज। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन जो आप लोग जनरली जानना चाहते हैं। बहुत से बच्चे सर जो अगला क्वेश्चन है वो जानना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर। सर ये बहुत है कि मैम टाइम ही नहीं मिलता सेल्फ स्टडी का, कब करें? सुबह, बिल्कुल सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद हमारी PW की क्लासेस शुरू हो जाती है, या जो भी ट्यूशन क्लासेस है हमें वहां जाना पड़ता है। रात को आते हैं मैम, थक जाते हैं, कहाँ पढ़ने का टाइम मिलता है, सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। मैम आपको एक टाइम टेबल बना के दे दो सर। तो ये क्या है, टाइम टेबल बना के दे दो, हम वही उसी टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ लेंगे, या सेल्फ स्टडी का हमें टाइम नहीं मिलता। तो ये जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में मैं और हमारे बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं सर। मैम अगर मैं बोलूँ कि टाइम टेबल जस्ट अ मिथ, ये मिथ है, कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं यार, टाइम टेबल जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब एक बात सोचो, आपके 24 घंटे होते हैं, है ना, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी। आपका जो कॉम्पिटिटर यानी कि आपकी क्लास का जो टॉपर है जिससे आप कॉम्पिटिट कर रहे हो, या फिर आपकी क्लास का जो बिल्कुल ऐसा बच्चा, शैतान बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता, सबके पास 24 घंटे हैं। और यही बच्चे जो होते हैं 95 लेके आते हैं, यही बच्चे जो होते हैं 60% लेके आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन क्या आता है, यहाँ पे मेन आता है टाइम को मैनेज कैसे करना है ना। तो वो सीखो ना, टाइम को मैनेज कैसे करना है। टाइम टेबल क्या होता है यार, मैम बचपन में क्या करता था मैम कि बचपन में जैसे टॉपर वगैरह जो होते थे ना, वो टाइम टेबल वगैरह जो बनाते थे, मैं फॉलो करने का ट्राई करता था थोड़ा सा कि यार अगर इनका फॉलो करूंगा तो शायद वो क्या पता मैं भी टॉपर बन जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यार देखो सबका अपना अपना टाइम होता है। जैसे होता है ना, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, सुबह 4 बजे जग के पढ़ने लगते हैं। मैं मॉर्निंग का, मैं सुबह 4 बजे जग जाता, मेरे को नींद नहीं आती तो मैं सुबह सुबह पढ़ता सेम सर, सेम मैं भी सुबह वाली, रात तो नींद में। और शाम कुछ होते हैं, शाम को रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सुबह वो लेट उठते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको जैसे भी कंफर्ट हो, आपके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल डिसाइड करो। अपना टाइम टेबल जो होता है ना, मतलब जो आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, वो सबसे बेस्ट टाइम टेबल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करो, क्योंकि वही सेम चीज जो है ना, सेल्फ स्टडी वही काम आएगी आपके। टीचर जो पढ़ाता है, कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो वो चीज काम आने ही नहीं वाली। मैम आपको कितना भी ट्राई कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं तो यही कहूंगी बच्चों, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम पे ज्यादा अच्छे एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। आप मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, क्योंकि मैं देखो मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठती थी। क्लास से पहले 2-3 घंटे अपना टेस्ट है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, या कोई नोट्स तैयार करने हैं वो प्रिपेयर कर लिया, तो अपना जो होमवर्क है वो काम करके फिर मैं स्कूल जाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी रात में आलसी हो जाती थी। लेकिन कुछ बच्चे जो रात में पढ़ते हैं उनसे सुबह उठा नहीं जाता, तो आप अपना सुबह चाहे आराम से उठो, अपना ट्यूशन वगैरह आने के बाद, या जो भी आप PW की क्लासेस ले रहे हो उसको लेने के बाद अपना खाना खुना खाओ, 1-1.5 घंटा रेस्ट करो, अपने दिमाग को बिल्कुल रेस्ट करो। आधा घंटा नैप लेनी है, आप आधा घंटा नैप भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद उठो और बैठो 3-4 घंटे तो आराम से बैठो और पढ़ो, सेल्फ स्टडी जरूर करो, और अपने नोट्स बच्चे साथ के साथ बनाओ। बहुत से बच्चे सर पढ़ लेते हैं, जो पढ़ा रहे टीचर, हाँ पढ़ लिया, समझ आ गया, सुन लिया, लेकिन नोट्स नहीं बनाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम ये ना, पहले तो तुम लोग बैठना सीखो, मतलब एक जगह 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठना सीखो कि कैसे बैठना है। पढ़ने तो बहुत बात की बात है आपको। अब पता है आज के मैम क्या हुआ है ना, ये रिटेंशन जो टाइम है ना, रिटेंशन टाइम, मतलब एक जगह बैठ के
हाँ। कुछ भी करने का, कोई भी एक्टिविटी करने का बहुत कम हो गया है। और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, रील्स वगैरह जो आती है ना एक हाँ। मिनट की, तो इससे आप देखोगे ना आज के टाइम पर बच्चे जो हमारा जो पॉडकास्ट जाएगा इसको 1.5 की स्पीड पर देखेंगे ये लोग। बिल्कुल। क्योंकि इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुई कि आप एक जगह बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है, तो पहले बैठना तो सीखो। सिटिंग बढ़ाओ अपनी। एग्जैक्टली, हाँ। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे टाइम बढ़ाओ अपना। बिल्कुल बिल्कुल। Exactly. 1 घंटा, उसके बाद थोड़ा अपना टाइम लगो, चलो अगले दिन 1.5 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा, हाँ। ऐसे ऐसे करके अपनी जो और सिटिंग हमेशा है मैं वो बोलता हूँ बढ़ाओ। मैम इनको कि कभी भी अपने आप को ना बड़े कमिटमेंट्स दो ही मत, जो फॉल्स होते हैं, मतलब जो रियलिटी में होती नहीं है कि भाई आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। यार ये तो बेवकूफी होती है यार। हाँ, बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 हफ्ते 1 घंटे पढ़ो, फिर अपने 1 घंटा बढ़ाओ। और होता है ना कि छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करो। उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद बड़े कमिटमेंट पे जाओ। अभी आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए, आपके बोर्ड्स में आप बहुत अच्छा करो। और उस गोल को अचीव करने के लिए ना आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कोई भी बड़ा कमिटमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना बच्चों, अगर मैं सर अपनी बात करूँ, मैं पर डे गोल बनाती थी कि हाँ। आज मुझे कितना टॉपिक करना है। हमेशा बोलता हूँ मैं कि आज मेरा क्या गोल है, हाँ। आज मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो आज का, और मुझे करना ही है भाई। आज नहीं हुआ तो फिर कल कैसे अचीव कर पाऊंगी? आपका जो मेन गोल है ना उसको अचीव करने के लिए आपको अपने गोल्स को नैरो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सोचो 1 महीने में मैं इतना पढ़ूंगा, या मैं तो 1 दिन का बना लो पहले कि भाई आज मुझे कितना पढ़ना है। 1 महीने की तो बहुत दूर की बात है ना सर। आज तो कर लो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। सो बस मैं यही कहूंगी बच्चों की सेल्फ स्टडी पे जरूर ध्यान दो। और नोट्स स्पेशली सब बच्चों के लिए नोट्स जरूर बनाइए। बच्चे क्या होते हैं, लास्ट में नोट्स बनाएंगे मैम। अभी तो सर ठीक है समझ आ जाता है, पढ़ लेते हैं, बट नोट्स लास्ट बनाते हैं। नोट्स शुरुआत में बनाने होते हैं, स्टार्टिंग में। नोट्स को रिवीजन लास्ट में करनी होती है हमें। और ये भी नोट्स की बात जब आती है व्हेन कम्स टू नोट्स कि कहाँ से करना है सर, नोट्स कौन देगा। हाँ। ठीक है, आपके जो भी सोर्सेज हैं लाइक पीडब्ल्यू भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आपके स्कूल वाले ही करवाते हैं। जो भी कहीं भी जो थर्ड सोर्स है वो भी आप उस पर भी रिलाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ मैं इनको कि जब भी नोट्स बनाओ ना, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, जो खुद की जो देसी भाषा में होते हैं ना। हाँ। कि जैसा आपको समझ में आता है। बिल्कुल। क्योंकि और हमेशा ना नोट्स का मतलब होता है कि अगर कोई 20-25 पेज का चैप्टर है, उसको आप 3 से 4 पेज में नोट्स को पूरा आपको एक ऐसे फॉर्मेट में बनाना है कि हाँ अगर एग्जाम है उससे 1 घंटे पहले भी आप पढ़ लो, वैसे नोट्स होने चाहिए आपके। बिल्कुल। और नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो सिर्फ आपको समझ में आए। सच में मतलब आपकी जो एक होता है ना, एक देशी वाली भाषा होती है कि यार हिंदी में लिखो, मतलब समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। जैसे मान लो लेट्स से मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ाया और कोई एग्जांपल बता दिया कि बेटा ये एग्जांपल समझा दिया, तो आप नोट्स बना रहे हो ना अपना, तो साइड में लिख दो मैम ने ये एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जिससे आपको याद आ जाएगा। कई बार हम एग्जांपल दिमाग में रखते हैं, वो सारा का सारा कंसेप्ट हमें याद आ जाता है। हाँ। है ना सर, ये तो मेरे साथ हमेशा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इनको कि यार तुम जब भी नोट्स बनाओ तो उस पे होता है ना कि जैसा माइंड मैप्स बना लेते हैं, माइंड मैप्स के थ्रू कोई भी अगर इमेज है उसके थ्रू, तो उससे होता क्या है कि माइंड मैप्स जो इमेजेस वगैरह होती है वो ज्यादा देर तक रिटेन कर पाती है हमारे ब्रेन में, तो उससे ना आप चीजें भूलते नहीं हो। और हमेशा याद रखो नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद जो चैप्टर है ना, चैप्टर के एंड में पंच कर लिया करो। होता क्या है कि साथ के साथ आप चैप्टर पढ़ोगे और कोई भी अगर पॉइंट आ गया तो उससे नोट्स में मैच कर लेना है, तो उससे क्या होगा आपकी साथ के साथ पढ़ाई होती रहेगी। चैप्टर के साथ साथ नोट्स बनाने, ऐसे नहीं 2-3 चैप्टर के बाद बना लूंगा, साथ साथ जो टॉपिक हो रहा है वो साथ के साथ। और जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ना बेटा, क्लास नोट्स को जरूर रिकमेंड किया करो नोट्स बनाते वक्त, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए सर फिर आगे बढ़े। हाँ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और मैं मतलब जो बच्चों का रहता है कंसर्न जो रहता है कि सर मैं पढ़ाई तो बहुत करता हूँ, हाँ, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है, लिखने की जब बारी आती है ना, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर मेरा सब जो मैंने माइंड में है वो सब आता है मेरे को, हाँ, स्टोरी भी पूरी पता है मेरे को, लेकिन आंसर नहीं लिख पाता, आंसर राइटिंग है नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है ना वो है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस का। बिल्कुल सर। अब इसमें क्या होता है मैम, देखो अब जैसे क्लास 10th में थे तुम लोग, क्लास 10th में तुम मैथ्स पढ़ते थे और साइंस पढ़ते थे, और इनमें कंपटीशन हुआ करता था। मैं मेरे टाइम पे तो होता था कि कौन कितनी कॉपियां भरेगा, रफ कॉपी, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की, मैथ्स की और स्पेशली साइंस की मैं बात करूं तो व्हेन इट कम्स टू द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये काम नहीं होता है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, पढ़ते हो तुम न्यूज़पेपर भी हो। हाँ। अब मैं अगर सुबह तुमने एक न्यूज़पेपर पढ़ा है और शाम को मैं बोलूं कि तुमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें जो भी एडिटोरियल वगैरह कुछ भी पढ़ा है उस पर 100 वर्ड्स लिख के दिखाओ, कोई नहीं लिख पाएगा। 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, आपने एनालाइज कहाँ किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ना छोड़ दो यार, पढ़ने से अच्छा लिखना शुरू करो। लिखना, बिल्कुल। जैसे आप मैथ्स की रफे भरा करते थे ना, वैसे यार आप सोशल साइंस की भर सकते हो, आप हिस्ट्री की, आप ज्योग्राफी की, इको की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और हमेशा बोलता हूँ भाई पढ़ना छोड़ दो। अगर सच में आपको अपनी राइटिंग स्किल्स लॉन्ग, जैसे आपने बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं ना कि IAS बनना है, UPSC क्लियर करना है, तो भाई मेंस में तो लिखना पड़ता है ना।
प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे, मेंस में लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, लिखो यार, मैं कहता हूँ पहली बार गलत आएगा, मैं कहता हूँ 5% सही होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन ग्रेजुअली चीजें थोड़ी बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है एकदम से इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन जब आना शुरू होगा ना तो आप देखोगे वो जो चीज आप खुद से फील कर पाओगे कि भाई लिखने के कितने फायदे होते हैं। और एट द एंड तो आपको लिखना है ना एग्जाम में। आप एक बात बताओ, जब एग्जाम दोगे आप तो वाइवा तो होगा नहीं कि भाई टीचर पूछ रहा है आप बोल रहे हो, आपको तो एट द एंड तो लिखना है ना। और एक बहुत ही मेजर कंसर्न आता है कि सर मेरे को एग्जाम पेपर पूरा आता था बट वो छूट गया। तो वो छूटता है, वो भी क्या होता है, वो भी लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, एग्जाम छूट जाता है आपका। तो अभी से मैं बोलता हूँ, अभी से आज से एक काम करना है आपको, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो भाई पढ़ना छोड़ दो, लिखना शुरू कर दो, रफे पढ़ दो यार, 4, 5, 6, 7 जो भी रफे पढ़ना शुरू कर दो, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी और ये जो प्रॉब्लम है ये टैकल कर लोगे आप। और सर याद है बचपन में क्या होता था, टीचर लिखवाती थी, हाँ, लिख के प्रैक्टिस करो हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो। पता है इवन आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे लिख के प्रैक्टिस किया करो। मम्मी मेरी बोलती थी बेटा लिखेगी ना उंगलियों को भी याद हो जाती है सर, पेपर में ना अपने आप लिखा जाता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना लिख दिया ना, हमने प्रैक्टिस करते हुए इतना हमने राइट कर दिया ना, जब एग्जाम टाइम आएगा ना पता नहीं अपने आप हाथ चलेगा। हम यही होता है, लिखते हैं नहीं, रिटन प्रैक्टिस करते नहीं, लास्ट में फिर हमसे लिखा ही नहीं जाता सर, वो हाथ ही नहीं चलता हमारा। और होता है मैम कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, क्योंकि आपने वो सेम क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल। तो आप एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपको बच्चों का खेल लगेगा, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आता हुआ है, तो मतलब आप लिखना शुरू कर दो बस, है ना। तो और नोट्स बनाओगे तो साथ के साथ लिख ही रहे हो ना, तो लिखो और क्या, लिखो आप खुद अपने आप चेंज, खुद से लिखो, जो भी स्टोरी आपके मन में आ रही है ना खुद से लिखना शुरू करो। बिल्कुल। आंसर मत देखना, आंसर मैं कहता हूँ पहली बार में गलत आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, 10 बार गलत आएगा ना, 11वीं बार इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटी से आएगा। एक बार करके देखना, एक बार वो चेंज आप अपने आप फील करने लगोगे। बहुत बच्चे हैं सर जो नहीं करते हैं, बस पढ़ के चले जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं नंबर नहीं आते। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, जरूर करके जाना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए जी सर एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज सारे बच्चे, चाहे वो साइंस कॉमर्स, सारे बच्चे जो फेस करते हैं ना, वो है डिस्ट्रैक्शन। चाहे वो हार्मोनल डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो एक सोशल मीडिया हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है ना, स्नैपचैट, ये जो रील्स हैं, बच्चा हर चीज अपने आप से रिलेट करता है ना सर। मेरा दोस्त वहां घूमने जा रहा है, मैं क्यों नहीं घूमने जा रहा, वो एक डिप्रेशन में फील करता है, यार मेरी लाइफ तो एकदम बेकार है यार, मेरी लाइफ एकदम झंड है यार, वो देखो कहाँ जा रहे हैं। सर ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो बच्चे उससे कैसे बाहर निकले? मैम ऐसा है कि जैसे जिस टाइम पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे या फिर जो इंटरनेट भी उस टाइम पे बहुत महंगा था। हाँ। और हम लोग मतलब मेरे को याद है भी डेटा डलवाया करते थे, नेट को ऑफ करते थे, नेट भी नहीं मिलता था, 1 GB तो सर पूरे महीने का होता था। और उस टाइम पे सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। और डिस्ट्रैक्शन की बात है तो डिस्ट्रैक्शन भी आज के टाइम पर मल्टीपल टाइप्स के हैं। मल्टीपल टाइप्स कैसे हो जाते हैं, जैसे पहला डिस्ट्रैक्शन होता है कि पहले मैं पढ़ाई से रिलेटेड ले लूं, कि अगर आप कोई भी एक कंटेंट सर्च करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं यूट्यूब की बात कर लेता हूँ, पढ़ाई के लिए लोग यूट्यूब ही यूज करते हैं, तो आपको एक कंटेंट के हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला डिस्ट्रैक्शन तो है, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड उसमें ढूंढ रहे हो तो उसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही आएगा। फिर जो आप पबजी खेलते हो, जो भी आप जो वीडियोस होते हैं यूट्यूबर्स के, ये देखते हो तुम, सब सारे वीडियोस वो आते हैं रिकमेंडेशन में। फिर इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है, और हर एक सेकंड में, हर एक मिनट पे कोई ना कोई वीडियो नया अपलोड होता रहता है यूट्यूब पे। तो सबसे पहला तो जो डिस्ट्रैक्शन है कि आप मल्टीपल कंटेंट्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, तो ये बंद कर दो। क्योंकि मैम वही होता है ना कि अगर आप एक ही चैप्टर का 10 टीचरों से पढ़ रहे हो, आप, मैं कहता हूँ कोई एक टीचर ढूंढो, कोई एक टीचर ढूंढो आप, चाहे वो आपका पेड कोर्स का हो या फिर आप फ्री में भी पढ़ रहे हो, तो कोई एक टीचर ढूंढो जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बस उससे ही पढ़ो, चाहे ऑफलाइन हो। क्योंकि अगर आप होता है ना कि मैं कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना आप उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। सही बात है। तो एक टीचर को फॉलो करो, किसी अच्छे टीचर को देखो, उसको फॉलो करो। फिर दूसरा आता है मैम सोशल मीडिया का। अब मैम सोशल मीडिया का तो क्या ही करा जाए कि हम ना इससे कनेक्ट हो चुके हैं पूरा। मतलब ऐसा होता है कि हमारा बॉडी का एक पार्ट है भाई। हम होता है ना कि हम 5 मिनट अगर फोन ना देखें तो ऐसा लगता है कुछ अजीब सा लग रहा है। पढ़ते 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर फोन इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाते हैं, और वो 1 घंटा को पता चलता पता ही नहीं चलता। अब मैम इसमें क्या है ना कि अब इससे ना आपको टैकल करना ही पड़ेगा, और आप ही कर पाओगे इसको। अब सोच के देखो, जितने भी बच्चे टॉपर हैं, जो भी टॉप करते हैं, वो क्या करते होंगे, वो दिन भर ये फोन में लगे रहते हैं क्या? हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार देखो, जब भी पढ़ाई करो अपने नेट को ऑफ कर दो, एरोप्लेन मोड पर डाल दिया करो, कुछ आएगा ही नहीं। जब नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो डिस्ट्रैक्शन कैसा होगा? क्योंकि मैं ये नहीं बोला बंद कर दो, आप कर ही नहीं सकते। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो। क्योंकि अगर अभी मैं आपसे बोल दूं कि आप ऑनलाइन पढ़ते हो और आप फोन यूज करना बंद कर दो, तो ये काफी इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बच्चे कहेंगे मैम ये भी तो ऑनलाइन ही देख रहे हो। एग्जैक्टली, ये भी ऑनलाइन देख रहे हो आप।
तो हमेशा मैं बोलता हूँ जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी स्पेशली कर रहे हो, तो आपने डेटा को एरोप्लेन मोड पर डाल दिया करो। उससे क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और या फिर एक ट्राई और कर सकते हो कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक है, इनको आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। हाँ, ये भी एक सोल्यूशन है। मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार ट्राई करोगे, 20 से 21 दिन आप ये चीज अप्लाई करोगे, फिर आपको आदत हो जाएगी। हम हर चीज की यूज्ड टू हो जाते हैं। मम्मी का फोन यूज कर लिया करो थोड़ी देर के लिए, मम्मी से मांग लिया करो। और यूट्यूब पे अगर इनकेस अगर पढ़ते हो, यूट्यूब पे अगर आप जो भी वीडियोस देख रहे हो, तो कोशिश किया करो वो डाउनलोड कर लो। इसलिए आप क्या करोगे, ऑफलाइन भी जब होगे ना, तो ऑफलाइन भी आप उन वीडियोस को देख पाओगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जो सर ने बात करी है ना कि एक सब्जेक्ट एक ही टीचर को फॉलो करो, ये नहीं कि मैं इधर भी चला जाऊं, इधर से भी पढ़ लूं, उधर से भी पढ़ लूं, तो बेटा कंफ्यूज हो गए। सच्ची बता रही हूँ, आप देखो एक नाव है, इधर भी चला जाऊं, इधर भी नाव, दो नाव पे पैर नहीं रखे डूबोगे भाई, डूब ही जाओगे। क्योंकि हर टीचर का देखो पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं ये नहीं कह रही ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये टीचर बुरा पढ़ा रहा है, टीचर सारे ही अच्छे हैं हमारे, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक टीचर को फॉलो करो, चाहे वो कोई भी टीचर हो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, PW से पढ़ रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो बस उसी टीचर को फॉलो करो और उसी की बात सुनो, ठीक है। ये नहीं मैं इधर की भी सुन लूँ, मैं इधर की भी सुन लूँ, तो बेटा फिर कंफ्यूज होगी, ठीक है। और दूसरा, जैसे सर ने बोला सोशल मीडिया, तो देख लो यार, थोड़ा सा कभी डीएक्टिवेट कर दो यार, हैं, यही सर एक सॉल्यूशन है। या देखो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ना। आप जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, या फिर जब आप 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे, या फिर कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। और ना ये आपकी स्टोरी में ऐड हो जाता है। होता है ना कि वो जैसे आप आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल रहोगे ना रहोगे, अगर होते हो तो वो स्ट्रगल्स की स्टोरी होती है। क्या मैंने ना उस टाइम पे मैंने 1 साल तक के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल मैंने बॉयकॉट कर दिया था। इतना भी चाहे मत करो, बट ये है कि आप मतलब आज आपने मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करो, आपने सोचा कि भाई मैं अब 2 घंटे तो चुपचाप पढ़ूंगा, तो अपना फोन लो, एरोप्लेन मोड पे करो, किसी ड्रॉअर में डालो, फोन को हाथ नहीं लगाना अगर सेल्फ स्टडी के टाइम पे स्पेशली, और चुपचाप अपने नोट्स बनाओ, अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो। यही चीज आपको ना बाद में याद आने वाली है। ये जो तुम्हारी स्ट्रगल की स्टोरी है ना, ये बाद में सुनाओगे तुम जाके कि यार इतना स्ट्रगल किया था मैंने। और बच्चे अब ये बोलेंगे कि मैम हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम कैसे करें? तो बेटा वीडियो वगैरह देख लिया आपने, सब कुछ हो गया, अब खुद के नोट्स बना रहे हो, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, खुद की अब बुक से या जो भी अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज कर रहे हो, तो उस टाइम तो आप फोन को साइड में रख सकते हो ना, है ना। सर यही तो हमारे कुछ मजा आया यार। और आई होप आपको कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है सुनना है, इनको अप्लाई भी करना है आपको, क्योंकि सुनने से कुछ भी नहीं होता, मेन होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। एक दो चीजें होती है, होता है एक्सपेंशन, बहुत बड़ा आप एक्सपेंड कर देते हो, और फिर होता है आप चीजों को इकट्ठा करते हो, है ना। तो आपको चीजों को थोड़ा एक्सपेंड कम करना है, पहले चीजों को कंसोलिडेट करो पहले, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसोलिडेशन पे फोकस करो, ना कि एक्सपेंशन पे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें थी, और मुझे पता है हमारे बच्चों को बहुत काम आने वाली है। सो इन बातों का बच्चे जरूर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए हैं। हाँ, बस हमारा सर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्यों है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले, जो गलतियां हमने करी है वो आपको ना करनी पड़े, आप कुछ सीखो, अपने करियर में कुछ अचीव करो, यही हम बस चाहते हैं बच्चे। सो बस यही कहेंगे सर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा फॉर द फ्यूचर, ठीक है, लाइफ में खूब सक्सेस मिले, है ना। जो भी हमने बताया उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि मेन होता है एग्जीक्यूशन से। आप एग्जीक्यूट नहीं करते कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, और हमारे जो ऐसे सेशन है वो और भी फ्यूचर में होते रहेंगे, ठीक है ना। मोटिवेटिंग सेशंस हम लेते आएंगे, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा, और हम यहाँ पे है इसलिए कि आपको कुछ हमसे सीखने को मिले, है ना। और जो आपको थोड़ा भी अगर कुछ भी सीखने को मिला, तो उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। आप खुद अपने आप में एक चेंज फील करोगे, एक पॉजिटिव चेंज अपने आप में फील करोगे। तो सर फिर इस सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है सर। सो बाय बाय, टेक केयर।